हाय बच्चों, आज अपन को बात करनी है कंपोनेंट के सेकंड लेक्चर के बारे में। और ये भयंकर वाला यूजफुल है। अपन नॉर्मली इसको पढ़ते ही नहीं है, इस तरीके से नहीं पढ़ते, इनडायरेक्टली पढ़ते हैं। और भयंकर वाला यूजफुल है, भयंकर यूजफुल है। तो टॉपिक का नाम है रिजल्टेंट बाई कंपोनेंट मेथड। अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं और तुमसे रिजल्टेंट पूछा जाए कि रिजल्टेंट कितना होगा, तुम क्या करोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आराम से रिजल्टेंट आ जाएगा। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात। ठीक है कि अगर तुम्हें दो वेक्टर दे दिए जाएं तो तुम रिजल्टेंट निकाल सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से। लेकिन यदि दो से ज्यादा वेक्टर आ जाएं तो कैसे निकालोगे? ओहो, ये तो समस्या होगी। क्योंकि अच्छा सर तीन आ जाए तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc cos थीटा। हम खुद अपने फॉर्मूले बना लेंगे। अभी नालायक को फॉर्मूला ओनली दो के लिए होता है, तीन चार इनके लिए फॉर्मूला होता ही नहीं है। इनके लिए तरीका होता है, मेथड होता है, वही अपन को सीखना है। तो अगर दो वेक्टर्स हैं तो उसका फॉर्मूला हमको याद है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा ए और बी के बीच का एंगल, ये हमको आता है भाई। लेकिन नालायकी कहां पर हो रही है? दो से ज्यादा वेक्टर आ जाए तो क्या करें? तो दो से ज्यादा वेक्टर आ जाए तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स, एक मेथड है, उस मेथड को प्रॉपर्ली अपन को सीखना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो देखो ध्यान से मेथड सीखते हैं पहले। देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं तुम्हें समझाने के लिए। अच्छा यूज कब होगा ये? जब दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो 100% ये यूज करो, आंसर हमेशा आएगा। दो से ज्यादा वेक्टर है तो, अगर दो हैं तो भी ये मेथड यूज किया जा सकता है। हम दो के लिए भी क्वेश्चन करेंगे इसका कि दो वेक्टर है तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो दो के लिए भी यूज कर सकते हैं, दो से ज्यादा के लिए तो यूज करेंगे करेंगे, दो से ज्यादा के लिए इसको हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सीखना पहले। ओ वाह, इतना मोटा वाह यहां से देखो। हम चार वेक्टर बनाते हैं समझाने के लिए, तुमको आराम आराम से समझना भी। F1 F2, अब इसमें जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे सिखाऊंगा, धीरे धीरे सीखना, क्योंकि जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाओगे। F3 और F4 ऐसे कोई चार फोर्स हैं जनरली, जनरल कोई चार फोर्स दे रखे हैं, इसमें क्या है? तो कोई भी हमको चार फोर्स ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स इफ एंगल इज θ1 θ2 θ3 θ4। एक्स और वाई के साथ, एक्सेस के साथ एंगल दिए हुए, कोई सा भी एंगल दे, ऊपर वाला दे नीचे वाला दे, कोई सा भी है दे। बस हमसे ये पूछा है इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो ये कोई जनरल क्वेश्चन है, हम इसकी हेल्प से सीख रहे हैं। ठीक है, और बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे। देखो चार वेक्टर्स हैं, F1 F2 F3 F, और इन चारों का हमको रिजल्टेंट चाहिए और हमें यूज करना है, क्योंकि दो के लिए तो फॉर्मूला है, दो तो हम निकाल देते, लेकिन ये चार चार आगे कैसे कैलकुलेट करें? बड़ी समस्या आ गई भाई। तो चार के लिए हमारे पास मेथड है रिजल्टेंट बाय कंपोनेंट मेथड। तो हमने इसके लिए क्या किया, ध्यान से। जब भी तुमने दो से ज्यादा के रिजल्टेंट चाहिए हो तो सबसे पहले तुम्हें पास वाले एक्स या वाई के साथ एंगल पता होना चाहिए। पास वाले एक्स और वाई के साथ एंगल पता होना चाहिए, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए। अगर ये एंगल नहीं पता तो पता करो कैसे भी, हमें कोई मतलब नहीं है, पता करो, पता करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी तरीके से पता करो, उसने कोई जुगाड़बाजी दी होगी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। तो हमें पास वाले एक्स और वाई के साथ एंगल पता होना ही चाहिए। नहीं पता तो मानना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमें पास वाले एक्स और वाई से मतलब है या तो इस वाले एक्स, देखो इसके लिए पास कौन है? ये वाला एक्स और वाई। इस वाले के पास कौन है? ये वाला वाई और ये वाला एक्स। दिख रहा है ना? दिख रहा है? ओके, ध्यान से, हमें पास वाले एक्स और वाई के साथ एंगल पता हो। ठीक है, पता है θ1 θ2। ये कोई जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं, इसे मेथड सीखना और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई एक क्वेश्चन नहीं है अपने पास, लाइन लगी पड़ी, लंबा लेक्चर जाएगा अभी। ठीक है, बस आराम आराम से इसको सीख लो। बस पहले सबसे पहले जो एक्स और वाई पे नहीं है उनके कंपोनेंट कर दो। जो एक्स और वाई पे नहीं है, हो सकता है कोई फोर्स मान लो F5 पहले से ही एक्स या वाई पे होता, मान लो ऐसे होता, तो उसके कंपोनेंट नहीं, क्योंकि कंपोनेंट करने का मकसद ही एक्स और वाई पे जाना होता है। एक्स और वाई में तोड़ना ही, उसका असर निकालना ही कंपोनेंट करना का मकसद है। जब पहले से ही एक्स और वाई पे, तो क्यों कंपोनेंट करने भाई? मान लो F5 ऐसे होता,
तो F5 के कंपोनेंट नहीं होंगे भाई, ना 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 ना, ना। किसके कंपोनेंट होंगे? केवल F1 F2 F3 F4। तो यदि कोई पहले से X और Y पे, तो उसके कंपोनेंट मत कर देना, क्योंकि कंपोनेंट करने का मकसद है X और Y पे जाना। ठीक है, देखो, तो हमें चारों के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट करते हैं F1 cos थीटा 1, F1 sin थीटा 1, F4 के कर दो, F4 इसके साथ एंगल है, F4 cos थीटा 4, जिसके साथ एंगल उसके साथ cos, परपेंडिकुलर के साथ साइन, साइन इधर ही तो आएगा। F3 का कर दो। अब कोई बच्चा ऐसा जिसको कंपोनेंट करना ही नहीं आता और वो ये लेक्चर देख रहा है, तो वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। पहले कंपोनेंट करना सीख लो, पहले लास्ट लेक्चर देखो, कंपोनेंट की भयंकर प्रैक्टिस है उसमें, भयंकर। हाँ, F3 कंपोनेंट करो, हम क्या बातों में लग जाते हैं कभी कभी। इधर देखो, F3 cos थीटा 3, यहां पे कौन आएगा? F3 sin थीटा 3। ओह गलत कर दिया। तुम हाँ कर रहे हो बैठ के, हैं? इधर देखो, यहां साइन आएगा, एंगल किसके साथ दिया हुआ है? हटाओ बदतमीज, चल घर भाग भाग। हाँ, cos इसके साथ है, तो F3 cos थीटा 3 यहां आएगा, जिसके साथ एंगल उसके साथ cos, F3 sin थीटा 3। F2 के कर दो, F2 cos थीटा 2, ऊपर चला जाएगा F2 sin थीटा 2। बस कुछ नहीं करना, पहले कंपोनेंट कर देना, पहले कंपोनेंट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास चार फोर्स हैं, F1 F2 F3 और F4। F1 F2 F3 और F4, चार फोर्स हैं अपने पास। अब हमें करना क्या है, इन चारों के हमने कंपोनेंट कर लिए। देखो अभी डायग्राम थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा तुम्हें, तो ऐसा करो सिंपल समझने के लिए, क्योंकि अभी हम पहला क्वेश्चन अभी समझ रहे हैं, इसलिए मेहनत लगेगी। इसके बाद ऐसे भयंकर वाले परफेक्ट हो जाओगे। बस ऐसा करो, F1 F2 F3 F4 को हटा के डायग्राम बना लो, एक सिंपल सा डायग्राम बना लो, थोड़ा उससे समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं है। कंपोनेंट कर लिए, उनको हटा दो जिनके कंपोनेंट हो गए। देखो यहां पे आ रहा है F1 cos थीटा 1 और F4 sin थीटा 4। भाई कंपोनेंट करना तो आता होगा ना, F1 F2 बस। और ध्यान रखना, जब भी कंपोनेंट करो, जब भी कंपोनेंट करो, अबे लाइट चली गई यार, बड़ी परेशानी है भैया, क्या करें। चलो अरे भैया, लाइट चली गई थी, परेशान कर लेते हैं भाई, लाइट वाले भी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। लाइट ही नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, कंपोनेंट करो। कंपोनेंट, अरे कंपोनेंट हो गए, लिखो इनको। F1 cos थीटा 1, F4 sin थीटा 4, ऊपर कौन था? F1 sin थीटा 1, F2 sin थीटा 2। वाओ, हम कितने पढ़े लिखे हैं, देखो कंपोनेंट कर लेते हैं। F3 sin थीटा 3, F2 cos थीटा 2, नीचे है F4 cos थीटा 4, और ये है F3 cos थीटा 3। ओके, तो हमने ये कंपोनेंट्स को एक साथ यहां पे लिख लिया, ठीक है, ताकि वो जो डिफिकल्ट सा डायग्राम लग रहा है वो सिंपल सा लगे। तो जिनके कंपोनेंट हो गए उनको भाड़ में जाने दो, उनको हटा दो, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? जो बच गए, जो कंपोनेंट करके आए। तो जिनके कंपोनेंट हो गए उनको हटा दो, इग्नोर मारो, तो है ही नहीं है इस दुनिया में। ओके, तो हमने उनके कंपोनेंट कर लिए और कंपोनेंट करके लिख दिया। तो सबसे पहली स्टेप कि पास वाले एक्स और वाई के साथ एंगल पता होना चाहिए। दूसरा, जिनके जो एक्स और वाई पे नहीं उन सबके कंपोनेंट कर दो, हमने कंपोनेंट कर दिए। अब हम एक्स को सॉल्व करेंगे और वाई को सॉल्व करेंगे। पहले एक्स पे आते हैं, एक्स डायरेक्शन पे आ जाओ। आर एक्स, एक्स डायरेक्शन का मतलब है कि एक्स को पहले सॉल्व करते हैं और उसमें वेक्टर के रूल लगाते हैं जो हमको आते हैं। ये देखो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है नहीं है? अच्छा, जब भी कंपोनेंट करो, कई बच्चे होते हैं समझदार, कंपोनेंट तो कर देते, एरो नहीं लगाते। अरे जब तक एरो नहीं लगाओगे डायरेक्शन की कैसे पता चलेगी सेम है अपोजिट है? इसके कंपोनेंट करो, इसके एरो बनाओ, इसके कंपोनेंट करो, उसके एरो बनाओ। तो जब भी कंपोनेंट करो एरो जरूर बनाना है, इस बात को माइंड में डाल लो। आता माजी सटक ली, ज्यादा नहीं सटक ली। ओके, देखो ध्यान से सुन लिया, तो किसी और की सटक गई तो हो जाएंगे घर में ही कलेश। ओके, आर एक्स पे आ जाओ। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, प्लस करो, पहले एक्स को सॉल्व करो। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इनको प्लस कर दो। F1 cos थीटा 1 प्लस F4 sin थीटा 4, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इन दोनों को करो। F3 sin थीटा 3 प्लस F2 cos थीटा 2,
ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस कर दिए, क्योंकि वेक्टर में सेम डायरेक्शन प्लस होती है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस कर दिए, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो। किसी में से भी किसी को माइनस कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी जिंदगी पे। वैसे तो अगर तुम्हें दिख रहा है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कौन बड़ा कौन छोटा, किसी में से भी किसी को कर दो। अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो समझ जाओ तुमने उल्टा माइनस किया है, क्या दिक्कत आ रही है, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्टेंट पे। वाई पे आ जाओ, तो जो सेम डायरेक्शन है प्लस, सेम डायरेक्शन प्लस, एक दूसरे से माइनस, सेम काम वाई में करो। वाई को सॉल्व करो, f1 sin θ1 प्लस f2 sin θ2। ये अभी डिफिकल्ट लग सकता है तुम्हें, अगर पढ़ते हुए ये डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे हम पहला क्वेश्चन करेंगे तो मैं सिंपल लगने लग जाएगा। ठीक है, तो अभी बस ध्यान से बस इसको पढ़ लो, जैसे झेल जाओ मेरे को। ये दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस, ये दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस, f4 cos θ4 प्लस f3 cos θ3। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे भी कैसे? सेम डायरेक्शन प्लस, सेम डायरेक्शन प्लस, एक दूसरे से माइनस, ये काम करना है। ठीक है, ध्यान सुना बात को। तो हम बात करें रिजल्टेंट बाई कंपोनेंट मेथड की। इसके अंदर अपन ने क्या किया, सेम डायरेक्शन को प्लस करना है, अपोजिट डायरेक्शन को माइनस कर देना है। सबसे पहले कंपोनेंट कर लो, और कंपोनेंट करने के बाद एक्स को सॉल्व अलग करो, वाई को सॉल्व अलग करो। एक्स को सॉल्व करके तुम्हारे पास एक आर एक्स आ गया, मान लो इस डायरेक्शन में, आर वाई आ गया इस डायरेक्शन में। तो बताओ जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में, आर कहीं बीच में होगा, नहीं होगा। तुमने क्या किया, 4 वेक्टर्स को 8 वेक्टर में बनाया, और उन आर वेक्टर को तुमने 2 वेक्टर बना दिया, आर एक्स और आर वाई। और 2 के लिए तो तुमको फॉर्मूला आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोष्टक। क्या दिक्कत की बात है? हमें भैया 4 के लिए फॉर्मूला नहीं आता, मानते हैं 5 होते नहीं आता, 3 होते नहीं आता, लेकिन 2 के लिए तो आता है। तो पहले मैं पूरे इस मेथड का मकसद क्या है, पूरे को सॉल्व करके 2 पे पहुंच जाओ बस। और 2 के लिए तुमको फॉर्मूला आता है, आर एक्स और आर वाई। करो, आर बराबर क्या हो गया, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। अभी तुम्हें देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, छोटा हो जाएगा ये। ध्यान से, ये मेथड कभी फेल नहीं होता, ये सब जगह काम करता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब 2 से ज्यादा होते हैं तो 2 से ज्यादा पे कोई अलग तरीका लगा रहे हैं, कभी अलग तरीका लगा रहे हैं, उससे बढ़िया ये लगाओ, हर जगह काम करे, कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक बार प्रैक्टिस होगी तो जल्दी आंसर भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, ये मेथड तो लगाना पड़ेगा कि जिसके कंपोनेंट करने हैं, किसके कंपोनेंट करने हैं, जो एक्स और वाई पे नहीं है। और उसके बाद पहले एक्स को सॉल्व करो, फिर वाई को सॉल्व करो। एक्स में जो सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन माइनस, इसलिए कंपोनेंट करते टाइम एरो जरूर बनाओ। उसके बाद क्या करोगे, एक्स को सॉल्व किया, वाई को, फिर एंड में ये फॉर्मूला जरूर लगेगा, आर बराबर 2 वाला जो फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा 90 डिग्री है एक्स और वाई में, cos 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए अंडर रूट एक्स आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। कई बच्चों को अभी कंफ्यूजन आ गया होगा, सर आपने प्लस 2ab cos थीटा क्यों नहीं लिखा? अरे भैया मैंने लिखा था थीटा 90 डिग्री है, cos 90 0 होता है, तो 90 डिग्री तो ये लगेगा ना, आर बराबर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, तो ये पहले पॉज करके आराम से इसको लिख लो, अच्छे से समझ समझ के, सजा सजा के इसको लिख लो। ठीक है, पॉज करके लिख लो। मैं हट जाता हूं, दिख गया? ओके, हटाओ 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 हटाओ, पॉज कर रखा होगा। एक चीज सिखाता हूं, जो स्टेप मैंने तुम्हें अभी सिखाए थे वो मैंने यहां लिखे हुए हैं, स्टेप पढ़ लो। सभी वेक्टर्स को एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ दो, ये स्टेप जरूर लिख लेना, क्योंकि पहली बार टाइम लगता है इसको समझने में। दूसरा क्या है, यदि कोई पहले से एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो फालतू का दिमाग ना चलाएं। एक्स और वाई में कोई अगर पहले से है तो दिमाग ना चला दें। कंपोनेंट उसके करने हैं जो एक्स और वाई पे नहीं है, जो एक्स और वाई पे नहीं है उसके कंपोनेंट। ठीक है, सारे वेक्टर को पास वाले एक्स और वाई के साथ एंगल पता होना चाहिए। अगर पास वाले एक्स और वाई के साथ, पास वाले का मतलब समझा दिया था मैंने, ठीक है, कि जैसे पास वाले का मतलब एक और बार समझा दें। पास वाले एक्स और वाई का मतलब था, जैसे फोर्स यहां पर है तो इसका पास वाला एक्स और वाई ये है, इनमें से किसी एक के साथ एंगल। अगर ये वाला है तो प्लस वाई और माइनस एक्स में से किसके साथ पता होना चाहिए, ये एक्स और वाई को अलग अलग सॉल्व कर लो, आर एक्स और वाई, फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, आर बराबर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये 5 पॉइंट है, ये याद होने चाहिए, इनको भी लिख लो। और शुद्ध हिंदी में जैसे लिखें, तो हिंदी तो ये व्हाट्सअप इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से सीखी हमने ये वाली इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसे लिखो, इसमें फालतू दिमाग मत चलाओ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है, अब प्रैक्टिस कर लें, पॉज करके लिख लो, अब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आ जाऊं मैं,
चलो भाई प्रैक्टिस करते हैं। और चलो ये रहा क्वेश्चन। ऐसा करो, तुम अभी पॉज करो और जो मैंने तुम्हें स्टेप बताई थी वो स्टेप इस पे लगाओ। कैलकुलेशन बहुत आसान है इसकी, बहुत आसान कैलकुलेशन, बहुत बढ़िया। पॉज करो और वो वाले जो तुमने स्टेप सीखी, क्या क्या स्टेप थी? पहले पास वाले एक्स और वाई के साथ एंगल पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता करो। जो एक्स और वाई पे नहीं है उसके कंपोनेंट कर दो, एक्स को सॉल्व करो और वाई को सॉल्व करो। कितना सिंपल लग रहा है? चलो करते हैं। ये रहा डायग्राम तुम्हारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन का डायग्राम है, सॉल्यूशन का डायग्राम मैं बना रहा हूं, काय को बिगाड़ो बात फालतू में। क्वेश्चन लिख लेना। एक तो तुम क्या क्वेश्चन नहीं लिखते हो, क्वेश्चन लिखा करो, नहीं तो नोट्स तैयार कैसे होंगे, ठीक है। पहले हम ये डायग्राम हम बना लेते हैं ताकि हम इसको बिगाड़ सकें। ये हो गया 6 न्यूटन, कितनी डिग्री पे? 30 डिग्री पे। ये है 3√2, कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। वेरी गुड, ओके। ये हो गया 3√3, ओके। ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। वाह कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई है। ये है, अब हमसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो 4 के लिए सीखा था, इसमें 3 है, क्या दिक्कत आ गई? तो क्या दिक्कत आ गई? तो 3 है तो जरूर तो ना 4 ही हो। तो चलो तरीका लगाओ, जो पहले से एक्स और वाई पे नहीं है उनके कंपोनेंट करो। कौन कौन नहीं है? एक्स और ये नहीं है, ये तो पहले से है, इसके साथ अब मत करना भाई। ये पहले से एक्स और वाई पे, पहले से ही एक्स में है, कंपोनेंट इसके मत कर देना। 6 के कंपोनेंट करो, 6 cos 30, 6 sin 30। 3√2 के करो, 3√2 cos 5, 3√2 sin 5। हो गए कंपोनेंट, बस यही करना था। जो पहले से एक्स और वाई पे उसके कंपोनेंट कर दिए हमने, ठीक है। अब आगे की बात ध्यान से सुनना, देखो अच्छे से। पहले एक्स को सॉल्व करते हैं, एरो जरूर बनाना सॉल्व कर। एक्स को देखो, एक्स में कौन कौन है? 6 cos 30 है, 3√2 cos 5 है और ये अपोजिट है, तो इन दोनों को प्लस कर दो। नहीं समझ में आ रहा कौन बड़ा कौन छोटा? किसी में से भी किसी को कर दो, बार बार कह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर माइनस आ रहा है मतलब समझ जाओ तुमने उल्टा माइनस किया है। 3√3 सॉल्व करो इसको। आर एक्स बराबर, पहले आर एक्स को सॉल्व कर लो। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 3√2 cos 45 1/√2 माइनस 3√3। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। ये गया 3 बार तो हो गया 3√3, √2 से रूट गया प्लस 3 माइनस 3√3। देखो 3√3 से 3√3 गया, कितना आ गया? 3। कैलकुलेशन कितनी सिंपल है, इसलिए डाटा कुछ ऐसा लगा इसने कि जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। तुम्हें समस्या नहीं आनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ समस्या है कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के साथ कोई समस्या नहीं। तो देखो इन दोनों को ऐड किया, उसमें से इसको माइनस कर दिया, हमारे पास आर एक्स आ गया 3। देखो प्लस का 3 आया मतलब मैंने सही माइनस किया है। वाई पे आ जाओ, वाई पे कौन कौन से देखना, वाई पे कितने हैं? वाई पे हैं दो फोर्स हैं और दोनों अपोजिट हैं, तो वाई को सॉल्व करो। आर वाई 6 sin 30 माइनस 3√2 sin 40। मेरे सॉल्व करने का इंतजार मत किया करो, एक तो वही तो स्टेप चल रही है, कोई अलग चल रही है क्या? जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे स्टेप कैसे याद होंगी? ठीक है, तो स्टेप हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तुम परफेक्ट हो जाओगे। बस सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख लो, है ना। कई होते हैं ना बच्चे, सर आप करा दो बस बहुत है। sin 30 1/2 माइनस 3√2 sin 45 की 1/√2, √2 से गया √2, ये गया 3, तो आर वाई आ गया 3 माइनस 3, कितना आ गया? 0। आर वाई 0 आ गया, आने तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है? आर एक्स आ गया, आर वाई आ गया, ठीक है। हमें चाहिए आर। आर के लिए फिर एंड में कौन सा फॉर्म लगाते हो? आर बराबर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई आर वाई स्क्वायर। आर वाई 0 आए, अच्छी बात है। आर एक्स की वैल्यू आई है 3 का स्क्वायर प्लस आर वाई कितना हो गया? 0। 3 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ गया? 3, तो आर बराबर 3, मतलब वही आंसर आएगा। वो तो वाई 0 है, वाई 0 तो जो आर एक्स है वही आंसर होगा। तो फॉर्मेटिकली कर दिया ये, ठीक है। नहीं तो आर वाई 0 दिख रहा है मतलब आर एक्स वाला ही आंसर है हमारा। तो ध्यान से प्रोसीजर देखो, मेथड देखो कैसे सॉल्व करना। पास वाले एक्स और वाई के साथ एंगल पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता करो कैसे भी। उसके बाद एक्स और वाई में कंपोनेंट कर लो और जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हो सेम डायरेक्शन प्लस, बस पहले एक्स को अलग वाई को अलग सॉल्व करना है। अब तो सिंपल लग रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है शायद। तो ये वाला क्वेश्चन करो, ये 2 के लिए, ये देखो ये 2 के लिए बेचारा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये 2 पे भी काम करेगा। 2 पे काम कैसे करेगा? जैसे 3 के लिए काम करा था, 4 के लिए किया था, सेम 2 के लिए काम करेगा। लगाओ मेथड अपना, पहले डायग्राम बना लो, पहले डायग्राम बना लो।
चलो डायग्राम बनाते हैं। S1 है 20 मीटर, कहां है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ओहो, नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब, चलो तो चलो 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 चलो, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है सर। सर ये वेस्ट है, ये ईस्ट हो जाता है और ये साउथ हो जाता है। तो 20 मीटर यहां कहीं है, नॉर्थ और वेस्ट 20 मीटर यहां है। हाँ, तो वेस्ट के नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री है, वेस्ट के नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री है। देखो भाई, ये एंगल दिया हुआ है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 50 मीटर है ईस्ट नॉर्थ में, 50 मीटर यहां कहीं है। एंगल किसके साथ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ, सॉरी ईस्ट के नॉर्थ की तरफ, ईस्ट के नॉर्थ की तरफ कितनी डिग्री है 53 डिग्री, ये एंगल दिए हुए हैं। तो पहले तो ये पढ़ना आना चाहिए कि भाई एंगल किसके साथ हैं। हमको यही नहीं पता चलता कि एंगल किसके साथ दिए हुए हैं, तब तो हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो कैसे पता करोगे भैया, इसको पढ़ के सीखोगे, हम ये पहले सिखा चुके हैं। ईस्ट के नॉर्थ की तरफ, वेस्ट के नॉर्थ की तरफ, ईस्ट के नॉर्थ की तरफ, वेस्ट के नॉर्थ की तरफ। ओके, बढ़िया। अब क्या करें, क्या करें क्या करें, अरे भाई कंपोनेंट करें। अच्छा, मैं रिजल्टेंट बाई कंपोनेंट की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो उसमें टिके रहना। इस पे तो सीधे फॉर्मूला लग जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस का। कैसे, ये वाला एंगल पता कर लो, दोनों के बीच का एंगल लगा दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन तसल्ली, हम रिजल्टेंट बाई कंपोनेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो दो के लिए काम कैसे करता है। हालांकि इसमें जरूरत नहीं है ऐसी खास, लेकिन कई बार इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है दो के लिए भी। ठीक है, तो आराम से पहले इसको देखें, हम तो अपना मेथड यूज करेंगे। दो हो चाहे हजार हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो कर दो इसके कंपोनेंट, पहले डायग्राम बना लिया करो। 50 cos 53, यहां हो गया 50 sin 53, 20 के कर दो, 20 cos 37, 20 sin 37। चलो पहले अब भैया sin 37 इनकी वैल्यू चाहिए, तो पहले इनके ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि हमारी दिक्कत नहीं है। इनके ट्राइंगल बना लो। 37 का ट्राइंगल हो गया 3 4 5, और 50 डिग्री का ट्राइंगल हो गया 4 3 5। ट्राइंगल तो आते हैं ना बनाने, नहीं आते ध्यान से बना लो। अगर 53 37 में कभी कंफ्यूजन हो जाए कि 3 कहां पे 4 कहां पे, तो 53 बड़ा है तो उसके सामने 4, 37 छोटा है उसके सामने 3, 4 तो फिर यहां ही जाएगा, तो 5 ही होगा हाइपोटेनियस। तो छोटे वाले के सामने छोटी, बड़ी के सामने वाली बड़ी क्वांटिटी, ऐसे याद कर लो, है ना। वो छोड़ो, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। सॉल्व करो, एक्स को सॉल्व करो। एक्स में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 50 cos 53 माइनस 20 cos 37। चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। cos 53, cos बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 3/5, तो ये हो गया 3/5 माइनस 20 cos 37 4 अपॉन 5, तो ये गया 10 4, तो 30 माइनस 16। देख लो यही आ रहा है क्या, देख लो, मैं भी देख लो यही आ रहा है क्या, देख ही नहीं रहा हमको। हाँ, तो 50 cos 53 की वैल्यू कितनी हो गई 3/5, साइन cos 37 की वैल्यू कितनी हो गई 4/5, तो ये गया 4 16 30 माइनस 16। ठीक है, ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो माइनस करके कितना आ रहा है 14। अब ये आ गया RX हमारे पास। RY और निकाल लेते हैं। RY देखो, RY में दोनों सेम डायरेक्शन में, इनको प्लस कर दो। 50 साइन 53, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जरूरत पड़ रही है, मैं ये कह रहा हूं हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे कई बार कैलकुलेशन आसान होती है। बाई चांस ये दोनों बराबर होते तो कैंसिल आउट हो जाते, इनको प्लस करते आंसर आ जाता। अगर बाई चांस ये दोनों वैल्यू बराबर होती तो सीधे जीरो आ जाता, नहीं आ जाता। इसमें नहीं आ रहा वो चीज अलग है, लेकिन इससे कैलकुलेशन आसान जरूर होगी, कभी ना कभी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो दो के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। देखो, दो से ज्यादा है तो रिजल्टेंट बाई कंपोनेंट ही लगेगा, लेकिन यदि दो है ना तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो रिजल्टेंट बाई कंपोनेंट, या वो सीधे फॉर्मूला लगा दो जो तुम्हारा मन कर रहा है। लेकिन कई बार इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तब के लिए। ओके, वो तुम्हें टाइम के साथ अपने आप पता चल जाएगी। तो साइन 53 की वैल्यू पुट कर दो चुपचाप, कितनी है 4/5 प्लस साइन 37 कितना हो गया 3/5, 16 प्लस 12, ये आ गया RY। एंड में तुमको पता है फॉर्मूला लगाना है, R बराबर अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के हमको कैलकुलेशन सीखनी है कि दो हो या दो से ज्यादा हो, कैसे सॉल्व करें।
दो के लिए हमारे पास दो मेथड है, लिख लेना इस बात को। कई बार रिजल्ट बाई कंपोनेंट से जल्दी आंसर आता है, तब के लिए ये ठीक है। ये केवल ये सीधे हो सकता था, हम मना नहीं कर रहे भाई, लेकिन हमें प्रैक्टिस करानी थी। अब तुम अगले क्वेश्चन की चुपचाप प्रैक्टिस करो कि एक सर्किल है, उसकी रेडियस है 3 आर, आर और आर, ये आर, ये आर, ये आर। ओके, हमसे पूछा है एंगल दिए हुए हैं, बताओ तीनों आर का रिजल्टेंट क्या होगा। पॉज करो और शुरू हो जाओ, तुम तो अपना मेथड लगाओ। दो से ज्यादा आगे, तीन आगे लगाओ तुम तो अपना मेथड, तुम्हें दिमाग नहीं चलाना फालतू का। चलाओ 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 दिमाग, चलो करें, पॉज करके देखो, कर लो। ये आर, ये आर और ये आर, तीन आर है अपने पास। ये 45 डिग्री एंगल है तो वो भी 45 ही होगा भैया, कौन सी बड़ी बात होगी। तुम्हारे पास तीन वेक्टर है, आर, आर और आर, तीनों की वैल्यू सेम है। एक बीच में से बदतमीज आ जा रहा है, ऐप देखो फालतू के, कोई बात नहीं, उसका जो मन करेगा वो करेगा, इधर भेज दिया इधर, तो तीन तीन रेडियस बना रहा है, तो तुम्हें शर्म नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जो एक्स और वाई पे नहीं है उसके कंपोनेंट कर लो। कौन नहीं है एक्स और वाई पे, बीच वाला आर, इसके कंपोनेंट कर लो, आर कॉस 45, यहां पे कर लो आर साइन 45। ये वाले आर तो पहले से एक्स और वाई पे, इनसे छेड़खानी मत कर देना ना मुन्ना ना। जो टेढ़ा है उसके कंपोनेंट कर लो। अब एक्स को सोल्व करो, आर प्लस आर कॉस 45, कॉस 45 वन बाई रूट टू, तो आर बाई रूट टू सीधे लिख दो। आर बाई, पहले से एक आर है, एक और आर आ गया, आर प्लस आर बाई रूट टू। पता कई बार बच्चे क्या करते हैं इसमें, कई बार बच्चे इस वाले आर को तो भूल ही जाते हैं, ये आर पहले से लिख रहे हैं जो, इनमें प्लस ही नहीं करते, वो क्या करते हैं आर रूट टू, आर अपॉन रूट टू, आर अपॉन रूट टू, बस। अब यदि अकेला वेक्टर होता तो उसके रिजल्टेंट ही क्यों निकालता मैं। अगर ये आर ऐसे है तो इसका रिजल्टेंट ही क्यों निकालता, अगर तुम इन आर को भूल रहे हो। अकेला था तो आर था ही रिजल्टेंट, वो तो तीन है इसलिए रिजल्टेंट निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो आर के कंपोनेंट आर कॉस 45, आर का साइन 45, पहले से आर ये एक्स पे था, इसको प्लस करो, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में, इसको प्लस करो, इनको भूलना जाना रे। ठीक है, भूलना जाना रे। कई बार बच्चे भूल जाते हैं। ओके, चांद वाला मुकड़ा लेके निकलो ना बाजार में, मत निकला करो, गंदी बात। ठीक है, अब इधर देखो आर प्लस, अब इसको सॉल्व कर देखो, आर एक्स और आर वाई की वैल्यू सेम ही आई है। एंड में कौन सा फॉर्म लगाते हो, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये करते हो एंड में, तो एंड में तो यही काम करते हो, तो लगा दो आर बराबर अंडर रूट, आर एक्स की वैल्यू कितनी है, आर प्लस आर अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर प्लस आर अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करो तुम इसको, पॉज करके इसको सॉल्व करो, अगर गलत आंसर पहले है तो तुम्हारा, इसको सॉल्व करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, अबे फैल जाओगे। ये दोनों क्वांटिटी सेम है, एक और एक कितना हो गया, दो, आर प्लस आर अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो इसको। अरे दोनों क्वांटिटी सेम ही तो है, एक और एक कितना हो गया, दो, दुगना हो गया। अब ले लो अंडर रूट इसका, रूट टू तो है, इसके अंडर रूट से स्क्वायर को काट दो, आर प्लस आर अपॉन रूट टू, यही आंसर है। आर को कॉमन लेना है, ले लो, रूट टू का अंदर मल्टीप्लाई करना है, कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, यही आंसर है वैसे तो। आर को कॉमन ले लो, क्या हो गया, वन प्लस वन अपॉन रूट, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, रूट टू से गया रूट टू, क्या आ गया आर रूट टू प्लस वन। देखो ध्यान से सुनना भी कि कैसे कैलकुलेशन किया, उसको सुनना एक सेकेंड। देखो तीन थे, जो एक्स और वाई पे नहीं था उसके कंपोनेंट कर दिए, ठीक है कर दिए कंपोनेंट, आर एक्स आ गया, आर वाई आ गया, हमें जो फॉर्मूला आता था हमने वो लगा दिया। देखो वही स्टेप चल रही है, तुम ऐसे कंफ्यूज मत हो ये क्या चल, अरे स्टेप तो वही है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूं कैसे कैसे यूज होता है फिजिक्स में। तो एक और एक कितना हो गया, दो, लिख दिया, अंडर रूट हटा दो, आर को कॉमन ले लिया, ये एलसीएम ले लिया, ये तो मर्जी है तुम्हारी, नहीं तो आंसर तो यही है। लेकिन वो क्या है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आंसर मैच नहीं करता, मैच ये वाला करेगा, तो इसलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। आर को कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, बस रूट टू से रूट टू कट गया। अब इसको देखने में बड़ा लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, बड़ा हैवी, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस हो जाए ना तो एक मिनट से ज्यादा नहीं लगाओगे इसमें। अरे तुम्हें क्या दिक्कत लग रही है, आर कॉस 45, आर साइन 45, आर एक्स आर वाई स्क्वायर करके बहुत जल्दी करोगे तुम, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस कैलकुलेशन अच्छी है तो। लेकिन मैं इसका सेकंड मेथड और बता रहा हूं, इससे जल्दी आंसर और आ जाता है इसका, लेकिन सेकंड मेथड से तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो सेकंड मेथड आना चाहिए इसके लिए, ठीक है, लेकिन वो सेकंड मेथड ये नहीं कि हर जगह काम कर रहा है, रिजल्टेंट बाय कंपोनेंट हर जगह काम करता है।
तुम क्या कंफ्यूज हो जाते हो, सर ये वाला मेथड कैसे लगाएं, हमें कैसे पता चलेगी? तो मैंने कहा भाई रिजल्टेंट बाय कंपोनेंट हमेशा लगेगा, ये मेथड हमेशा लगेगा। लेकिन कभी ऐसे इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो और भी जल्दी आंसर देगा। कैसे? ये आर है और ये आर है, इन दोनों, ये दोनों 90 डिग्री पे है नहीं है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ध्यान से देखना, इधर कर रहा हूं, ये आर और ये आर, इसको भूल जाओ बीच वाले को, ये और आर, ये आर, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में √2r होगा नहीं होगा? अरे √a² + b² + 2ab cos थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो बस, तुम तो दो को सॉल्व करो बस, तीसरे को भूल जाओ। √a² + b² + 2ab cos थीटा 90 डिग्री है, तो √a² + b² में r² + r² कितना आ जाएगा? √2r। एक r पहले से है, बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट सेम इधर है, एक r पहले से है, बताओ रिजल्टेंट दोनों का प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो r + √2r, इसको r डैश ले दो, कंफ्यूजन। तो देखो r कॉमन ले लो, वही आंसर आ रहा है 1 + √2, देखो एक लाइन में 1 + √2, तसल्ली सुन लो, एक लाइन में आंसर आ रहा है, r और r का रिजल्टेंट हो गया √2r, एक r पहले से था, एक r पहले से था, तो √2r + r, यही मेरा आंसर था। तो देखो कितनी जल्दी आ रहा है। लेकिन कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कब कौन सा यूज करें हमें समझ में नहीं आता, ये उनके लिए कि हमेशा ये वाला लगाओ, हमेशा आंसर आएगा, कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कई बार ऐसे जल्दी आंसर भी आ जाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? r+, कितना सिंपल है, देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया, दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ओके, तो इसलिए इसका जो मेथड नंबर जो 2 बताया, ये भी आना चाहिए, इससे कई बार जल्दी आंसर आ जाते हैं। इसमें क्या है, दो को सॉल्व कर लिया, वो तीसरे की डायरेक्शन में था, प्लस कर दो आंसर। इस r और इस r को सॉल्व करना कितना आंसर है? √2r हुआ, 90 डिग्री पे √2r हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ तुम तो, और एक r पहले से था, बस प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो, तो भाई गुस्सा मत होना मेरे से, सर हमें ये बेवकूफ क्यों बनाया गया? जब आंसर एक लाइन में आ रहा था तो हम आवाज उठाएंगे, अरे भैया थम जाओ थम जाओ। कंफ्यूजन हो तब के लिए हमेशा ये लगाओ, आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आ जा रही है अगला क्वेश्चन, हाँ, पॉज करो और शुरू हो जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, लगेगा वही मेथड लेकिन नई चीज सीखोगे। ठीक है, देख लो, पॉज करो और शुरू हो जाओ। यह कुछ देखो, 3 फोर्स हैं, आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज शोन इन फिगर। ठीक है भैया, तूने कहा है तो देखना पड़ेगा फिगर, उसने भैया कही है फिगर देखने के लिए, तो हम देख नहीं रहे थे, इसने कहा है तो देख रहे हैं फिगर। ओके, 4 न्यूटन लग रहा है, 1 न्यूटन 30 डिग्री पे लग रहा है, 2 न्यूटन 30 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, ओके हमने देख लिया फिगर, ओके हमने देख लिया। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, द मेथड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड अलोंग ओएक्स। उसने ये कहा है, हम समझाते हैं, इंग्लिश में लिख रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बेचारा। इंग्लिश में ये लिख रहा है इसमें कि हमें केवल y में रिजल्टेंट होना चाहिए, इनका जो पूरा सॉल्व करके जो भी आ रहा है, हमें x में रिजल्टेंट नहीं होना चाहिए, केवल जो y का कंपोनेंट है वो बचा हुआ होना चाहिए, मतलब x का कंपोनेंट 0 हो जाना चाहिए। वो बात की बात है, छोड़ो, हम और अच्छे से क्वेश्चन को समझ जाएंगे। पहले वो करो जो तुमको आता है। क्या आता है तुमको? ऐसे जब भी टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं जो x और y पे नहीं है और 2 से ज्यादा दिखाई देते हैं, तुम क्या करते हो? कंपोनेंट करते हो। करो ना, करो, थक गए हम तो करो ना। कोरोना नहीं, कोरोना का नाम नहीं भैया, करो ना। 1 न्यूटन 30 डिग्री, 4 न्यूटन 60 डिग्री, वाह, ये भी 2 न्यूटन, ये 30 डिग्री। देखो कितना सब है, पास वाले एक्स और वाई के साथ एंगल पता हुआ है और फोर्स मेरे को पता, कितना खूबसूरत है, ये हम सबको आता है। हो जाओ शुरू, कंपोनेंट करो तुम तो। मेरा क्या अच्छा है सर, आप करो, हम तो वेट कर रहे हैं। हाँ, तुम तो करो ही मत। यहां आ जाएगा 1 sin 30, क्योंकि यहां एंगल है 1 cos 30, इसका एंगल यहां है 2 cos 30, तो यहां कौन आएगा 2 sin 30, इसका x के साथ है 4 cos 60, ऊपर आएगा 4 sin 60। चलो x को सॉल्व करो, 1 sin 30 प्लस 2 sin 30 माइनस 4 cos 60। नहीं समझ में आ रहा, किसी में से भी किसी को माइनस कर दो, पहले का है मैंने, किसी में से भी किसी को माइनस कर दो, माइनस आएगा तो समझ जाएंगे उल्टा माइनस कर दिया है। ठीक है, आर एक्स को सॉल्व कर लो, क्योंकि इसमें आर वाई की जरूरत है भी नहीं, तुम तो आर एक्स को सॉल्व करो पहले। आर एक्स बराबर निकालना भैया, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैं तो भूल गया, कितनी 1/2 होती है क्या? ओके, 2 इंटू साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है क्या, माइनस
4 cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, ये भी cos 60 भी 1/2 होता है। वाओ, सिंपल वैल्यू दी है उसने, देखो 2 से गया 2, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, माइनस ये गया 2 बार, ये बच गया 2, 3/2 माइनस 2, 3/2 माइनस 2 कितना होता है -1/2। ओहो, 3/2 माइनस 2 कितना हुआ -1/2, एलसीएम में लो। अरे बहुत टफ कैलकुलेशन है, देखो भाई हम पूरा सिखाएंगे तुमको, कहीं कमी ना रह जाए। 3 माइनस, देखो 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 2 आ गया एलसीएम, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये आ गया -1/2। सर आप कितना अच्छा सिखाते हो ना, आप सब सिखाते हो, आप कुछ भी नहीं छोड़ते। अबे ना लाएगा, टाइम पास मत करो, चलो हटो। ये आ गया -1/2। अच्छा माइनस आया इसका मतलब तुमने उल्टा माइनस किया है, माइनस आने का मतलब है तुमने उल्टा माइनस किया। बड़ा कौन सा वाला था, ये वाला था, तुमने इसको बड़ा मान के, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है, इन तीनों का मिला के जो रिजल्टेंट आ रहा है बताओ इधर आएगा नहीं आएगा इस लाइन पे, ये जो 1/2 आ रहा है वो इस लाइन पे इधर आएगा नहीं आएगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तो मैं जो आता है तुमने किया, तुमने कहा सर इसमें से इसको माइनस किया -1/2 आए, मतलब मैं समझ गया कि भैया तुमने उल्टा माइनस किया, मतलब बड़ा ये वाला था। अब भाई जब बड़ा ये वाला है तो इन दोनों सबको माइनस करके जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर ही आएगा। जैसे मैंने यहां 3 न्यूटन लगाया, यहां 5 न्यूटन लगाया, जब 5 में से 3 को माइनस कर दोगे, इधर 3 लगा दिया इधर 5 लगा दिया, ये 5 है, ये वाला 5, ये 3 है। जब 5 में से 3 को माइनस करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 5 वाली डायरेक्शन में आएगा नहीं आएगा, 5 वाली डायरेक्शन में आएगा, कॉमन सेंस की बात है। जो 5 में से 3 को माइनस करके 2 न्यूटन आया, वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, बड़े की डायरेक्शन में तो होगा। बड़ा कौन है यहाँ 4 cos 60, ये 2 है, ये 3/2 ही हो रहा है सम करके, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। अगर मैं इस 1/2 को खत्म कर दूं, अगर मैं यहां उल्टा 1/2 लगा दूं, यहां इस डायरेक्शन में उल्टा 1/2 लगा दूं, इधर उल्टा 1/2, तो बताओ एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पूरा केवल वाई बच जाएगा, वाई मेरा आंसर आएगा। और यही पूछा है क्वेश्चन में, पढ़ो क्वेश्चन, अब पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। 3 force acting on a body as shown in figure to have the resultant only along y direction, only along y direction आंसर होना चाहिए। तो y डायरेक्शन कब जिंदा बचेगा, जब s डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। तो तुमने कहा है कि दी मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड अलोंग OX, OX के अलोंग, OX कहां गया, ये रहा, ये वाली जो लाइन है यही OX है। अरे ओ नहीं देखा तुम्हें, लो भैया ओ लगा दो, यही है OX, मतलब OX मतलब x वाली लाइन। तो इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग जो एक्स एक्स डैश दिखाई दे, चाहे इसको एक्स एक्स डैश लिख लो, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे, इस लाइन के अलोंग में कितना फोर्स लगाऊं कि केवल वाई बचे, तो भैया जितना रिजल्टेंट आ रहा है उतना ही लगा दे। किसी बॉडी पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तुम इधर 2 न्यूटन लगा दो, खत्म। इतना तो हमको आता है, इतने तो हम पढ़े लिखे हैं। इधर 1/2 लग रहा है, इधर 1/2 लगा दो, आंसर है, तो हमें 1/2 फोर्स लगाना पड़ेगा। आर वाई बच जाएगा, लेकिन उसने आर वाई की वैल्यू पूछी नहीं, तो मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा, ठीक है, क्या को फालतू टाइम पास करो। तुम तो तैयार बैठो सर निकालो आर वाई, इनको प्लस इसको माइनस √r(x² प्लस r/2), भाई पूछा नहीं है, जो पूछा उस पर टिका रहे चुपचाप, बदतमीजी नहीं। चलो करो अगला, पॉज करो और शुरू हो जाओ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पॉज करो और शुरू हो जाओ। देखो करें अपन तो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन फोर्स इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0। क्वेश्चन में पूछा है यदि इन सबका असर सम, वेक्टर सम 0 हो जाए तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। हमारे पास तो टेढ़े मेढ़े फोर्स देखते एक ही तरीका आता है, हो जाओ सर कंपोनेंट करो, आप तो हम पे वेट नहीं होता, कंपोनेंट कर दो। तो भाई पहले डायग्राम बना लो, पहले डायग्राम बनाओ। तुम क्या डायग्राम नहीं बनाते हो गंदे बच्चे, डायग्राम बनाते ना। ये हो गया 15, ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री, ये जा रहा है वाई जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, ये है 37 डिग्री, एक्स बेचारा पहले से ही किस पे है, एक्स में, ये 90 डिग्री का एंगल है। वाह कितनी बड़ी बात बताई, हमको तो दिख ही नहीं रहा था 90 है, इसने बताया तब जाके पता चला, अरे तो 90 है, अले ले ले, वो नीचे 10 भी लग रहा है, नीचे 10 न्यूटन भी लग रहा है। तो एक्स वाई 15 और 10, ये 4 फोर्स लग रहा है, इन सबका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, इन सबका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से, इस बात का मतलब यह है कि x कंपोनेंट भी 0 होने चाहिए और y कंपोनेंट भी 0। रुक जाओ, नहीं आई बात समझ में, कोई गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, पहले तुम अपना काम करो, तुम जिस काम के लिए पैदा हुए हो, किस काम के लिए, कंपोनेंट करने के लिए, करो। y की कर लो, y cos 37, y sin 37,
15 के कर लो, दूसरे कलर से कर देता हूँ बेचारे 15 के, मिक्स हो जाएगा नहीं तो। तुम डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लेना भैया। 15 कर लो, 15 कॉस 53, 15 कॉस 53, यहां कौन होगा 15 साइन 53। तो पहले आर एक्स को लिखो, आर एक्स को सॉल्व करो, पहले सॉल्व किसी को नहीं करना, बस इक्वेशन लिखो। इधर एक्स है, इधर है y cos 37 प्लस 15 cos 53, ये काम तो तुमको आता है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस, एक्स में से कर दिया माइनस, आर वाई पे आ जाओ। ऊपर हो गया 15 साइन 53 माइनस y साइन 37 प्लस 10। तुम तो अपना काम कर लो बस, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी, फालतू की टेंशन नहीं लेने का भाई। ओके, आर एक्स दिया हुआ है, आर वाई दिया हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? आर एक्स है और आर वाई है। देखो 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 देखो, रुको 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 रुको। सबसे पहले क्वेश्चन समझो। 4 फोर्स दिए हुए हैं, फोर्स ही मानो, फोर्स ही हैं, 4 फोर्स दिए हुए हैं। हमसे कहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ यदि इन सबका रिजल्टेंट 0 हो जाए, ये सब 0 हो जाना चाहिए। अब देखो, तुमने आर एक्स निकाला, आर वाई निकाला, तुम जानते हो आर बराबर होता है अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अगर तुम्हें आर को 0 करना है रिजल्टेंट को, तो बताओ आर एक्स और आर वाई दोनों 0 होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अगर आर एक्स और आर वाई में से एक भी बच गया तो बताओ आर जिंदा रह जाएगा नहीं रह जाएगा? अगर मेरे को आर 0 करना है, इसका मतलब है एक्स कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए और वाई कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। रिजल्टेंट 0 आ रहा है, इस बात का मतलब यह है, लिख लो इस बात को, कि रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो इस बात का मतलब यह है कि एक्स कंपोनेंट भी 0 होगा और वाई कंपोनेंट भी 0, एक्स कंपोनेंट भी 0 और वाई कंपोनेंट, तो ठीक है ना? ओके, ठीक है, ओके। आर एक्स और आर वाई दोनों 0 होने चाहिए भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आर एक्स और आर वाई दोनों को 0 कर दो। तो देखो, आर एक्स को भी 0 करना है, आर वाई को भी, दोनों को 0 करना है। अच्छा देखो, इसमें 2 अननोन है, एक्स और वाई, इसमें एक ही अननोन है, इसमें एक अननोन है, तो पहले आर वाई को 0 कर लो। आर वाई को 0 करने से फायदा क्या हो जाएगा कि आर वाई को 0 करने से ये हो जाएगा कि इसमें से वाई की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर पुट कर देंगे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, आर वाई को 0 कर दो। आर वाई को किसके बराबर पुट कर दो? 0 के। इससे तुम किसकी वैल्यू निकाल लोगे? वाई की। उस वैल्यू को ऊपर पुट कर देना और आर एक्स को भी किसके बराबर? 0। तो जो भी यहां पे वाई आए उसको यहां पुट करना और किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स की। आराम से बैठ के खुद सॉल्व करो, इतना तो तुम कर सकते है ना? ये तुम्हारा काम है सॉल्व करने का। तो आ गया, सॉल्व कर लेना आराम से, ठीक है? तरीका तो समझ गए ना? बराबर 0 है, यही है। यहां से वाई निकालो, वाई की वैल्यू को यहां पुट कर दो, आ जाएगा जो आना होगा, ठीक है? सिंपल कैलकुलेशन, आराम से कर लेना। अब ओके, बाय बायो वालों का काम यहां तक कंप्लीट है। अब आगे की बात है वो ओनली फॉर जेई वाले बच्चों के, ठीक है? बायो वालों को इतना सीखना था बेसिक के हिसाब से, लेकिन अब हमको, अच्छा, जिनको जेई के हिसाब से पढ़ना है वही आगे का लेक्चर देखें। जिनको नीट या नॉर्मल पढ़ना है कि हाँ ठीक है हमको समझ में आ गया, वो वहीं यहीं यहीं थम जाए, ठीक है? तो आगे का लेक्चर ओनली फॉर जेई। ओके, बाय बाय बाय। अच्छा देखोगे, अभी तुम भी लेक्चर देखोगे? चलो कोई बात नहीं, देख लो। इधर देखो, दो वेक्टर हैं ए और बी, दो वेक्टर हैं ए और बी, ये ए है, ये बी है, दो वेक्टर बना दो ए और बी। मेक एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द रिजल्ट। मान लो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट जाएगा, तो ये एंगल बन रहा है, ए का एंगल है 30 डिग्री और बी का एंगल है 45 डिग्री, ठीक है? कोई बात नहीं, विद द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10। बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, तो हमसे ए की वैल्यू पूछिए। क्वेश्चन ये, ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो बीच में से जा रहा होगा कहीं से, तो जब ए और बी का रिजल्टेंट भाई बीच में से ही जाएगा, और कहां से जाएगा? बीच में से ही जाता है, टेढ़ा भाग जाएगा। एक फोर्स इधर, एक फोर्स सर, बॉडी किधर जा रही है? नीचे। वाओ, दिमाग दिमाग। तो ए इधर, बी इधर, बीच में आर है, आर का एंगल दिया हुआ 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है? हमसे बी दे रखा है, ए पूछा कैसे करें कैसे करें कैसे करें। आर बी नहीं दे रखा अपन को, बी ए और बी के बीच का एंगल पता और बी पता है बस, तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी को उसका काम नहीं करेगा। इसको कैसे करते हैं ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम कंपोनेंट करो, ए की कंपोनेंट करो। यहां पे कौन आएगा? ए साइन 30, यहां पे कौन आएगा? ए कॉस 30। तुम दिमाग मत चलाओ, तुम तो लिख लो। बी के कंपोनेंट करो, बी की वैल्यू कितनी है? 10, तो यहां होगा 10 cos 45, 10 साइन लिख लो या कॉस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा 45 में, तो ऊपर 10 cos 45, ठीक है? 10 cos 45 ऊपर की तरफ, ठीक है? ऊपर 10 cos 45 हो गया बी का, और बी का साइन 45 इधर।
अब क्वेश्चन में क्या कही है, रिजल्टेंट किधर है, ऊपर की तरफ, आर ऊपर की तरफ है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट तो खत्म है। ध्यान सुनना बात को, तुमने कहा कि सर ए का एक कंपोनेंट ऊपर है, बी का कंपोनेंट ऊपर है, और रिजल्टेंट किधर है, ऊपर ही है, रिजल्टेंट भी ऊपर है, मतलब इन दोनों का सम करके आर ऊपर ही आ रहा है। इसका मतलब 100% जो एक्स है, जो आर एक्स है, वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि आर के साथ ही एंगल दिए थे उसने, और कंपोनेंट करके किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो कुल मिला के जब भी ऐसी कंडीशन आए तो समझ जाओ आर एक्स जीरो हो चुका है, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों मिलके आर बना रहे हैं, केवल वाई कंपोनेंट मिलके आर बना रहा है इनका, क्योंकि एंगल इस तरीके से दिए गए। एक्स कंपोनेंट को जीरो कब हो सकता है, जब ए साइन 30 किसके बराबर हो जाए, टेन साइन 45 के। ए साइन 30 किसके बराबर हो जाए, टेन साइन 45 के। बस साइन 30 की वैल्यू पुट कर दो 1/2, साइन 45 1/√2, तो ए बराबर आ गया 10 इंटू 1/√2 इंटू 2, तो आंसर है 10√2। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो सिंपल है बात। लेकिन लॉजिक क्या सीखा नया, कि अगर दोनों y कंपोनेंट रिजल्टेंट पे ही हैं, इसका मतलब रिजल्टेंट y कंपोनेंट ही बना रहे हैं, x का तो काम ही नहीं है, x तो खत्म हो रहा है। मैंने कहा था ना, दो का भी हम रिजल्टेंट y कंपोनेंट से निकाल सकते हैं। अब हम ये मान लो दो का हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो ये वाला रिजल्टेंट ऊपर ही आना चाहिए, क्वेश्चन में कही है कि भैया जो एंगल 30 और 45 है वो इसी के साथ है। ओके, तो ये दोनों को बराबर कर दो, इसी के ऊपर सेम क्वेश्चन है, इसी के ऊपर सेम क्वेश्चन है, होमवर्क, ये आराम से करना, आराम से करना, इसी का जैसा क्वेश्चन है। अरे ये नहीं भैया, ये तो इसका सॉल्यूशन है, सॉरी, ये है होमवर्क, सॉरी सॉरी सॉरी, होमवर्क सेम क्वेश्चन है, वो पिछले वाले का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी टेक्नोमेट्री लगाना, ढंग से आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना, जो भी है। इसमें क्या है, थोड़ा सा साइन 15 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और वो तुमने टेक्नोमेट्री में मैथ में सीख रखा होगा, ठीक है, साइन 15 की वैल्यू निकालना। ओके, ये तुम्हारा काम है भाई, ये होमवर्क है, आराम से सॉल्यूशन तुमने देख ही लिया। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, आराम से लिख लो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, करो ट्राई। देखो, हुआ 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 नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्या है, तीन चीटियां हैं 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तीन चीटियां हैं 1 2 एंड 3, तीन चीटियां। ओके, ये क्या कर रही हैं, ग्रेन को खींच रही हैं, और 10 न्यूटन, 4 न्यूटन और F न्यूटन का फोर्स लगा रही है। हमसे पूछा है, ये जो तीसरी चीटी जो बदतमीजी है, ये कितने न्यूटन का फोर्स लगाए कि इन दोनों का असर कितना हो जाए, जीरो, मतलब तीनों का रिजल्टेंट जीरो बैठना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें एफ की वैल्यू बतानी है, बताओ एफ कितना लगाएं कि इसका रिजल्टेंट कितना बैठ जाए, जीरो बैठ जाए। मतलब बदतमीज देख रहे हो चीटी की, एक चीटी नहीं, देखो ये कैसी बदतमीज है, देखो घूम रही है पट पट पट, बदतमीज ऐसे करते हैं। देखो, अब मेरे से फिजिक्स पढ़ी नहीं, मेरे से फिजिक्स पढ़ते तो कैसे भाई, सेलेसर से पढ़ते नहीं बदतमीज। इन दोनों थोड़ी बहुत ऑनलाइन क्लास ली भी थी, क्योंकि इनको पता है 10 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स है, इसको पता ही नहीं कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है, वो हमें बताना पड़ेगा कि भैया तो इतने न्यूटन का फोर्स लगा, बताओ यार। चलो बता देते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। पहले डायग्राम बना लो, इन चीटियों को भाड़ में आए दो, इनके केवल फोर्स बना लो, इनके फोर्स बनाओ, फोर्स बनाओ। 10 न्यूटन दर लगा रही है, 4 न्यूटन दर लगा रही है, और ये F न्यूटन लगा रही है वाली बदतमीज। हमको नहीं पता कितने एंगल पे, तो हमने थीटा एंगल मान लिया, क्योंकि पास वाले एक्स के साथ एंगल पता होना चाहिए, नहीं पता तो हमने मान लिया 37 डिग्री। ओके, ये है डायग्राम, ये है डायग्राम, ये है डायग्राम। तो तीन चीटियां थी, तीन फोर्स लग रहे हैं, हमें एफ की वैल्यू बतानी है ताकि पूरा रिजल्टेंट कितना हो जाए, जीरो हो जाए। हमें यूज क्या करना है, वही तो मैं जब भी ऐसे फोर्स दिखे तो मैं क्या कर रहा है, रिजल्टेंट बाई कंपोनेंट मेथड। हो जाओ शुरू, चलो चलो चलो, एफ की कंपोनेंट करो, एफ कॉस थीटा, यहां पे कौन आएगा, एफ साइन थीटा, टेन के कर दो, टेन कॉस 37 और टेन साइन 30। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, आर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। आर कब जीरो होगा, जब आर एक्स भी जीरो होगा और आर वाई भी जीरो होगा। जब एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा, वाई कंपोनेंट भी जीरो होगा, तभी तो रिजल्टेंट जीरो होगा। ये बात सर अभी आपने बताई थी, बहुत बढ़िया, हमें मजा आया, आपने बताई थी अभी। तो भैया अभी मैंने बताया था आर एक्स भी जीरो होना चाहिए और आर वाई भी, थोड़ी देर पहले, क्योंकि आर बराबर अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर,
जब RX RY दोनों 0 होंगे तभी तो R 0 होगा। ओके चीनियों, ठीक है, समझ में आ गई तेरे को? बदतमीज, फोर्स तक नहीं पता तुझे कितना लगाना है, पढ़ती नहीं है ना। ओके कोई बात नहीं, हमें RX भी 0 करना है, RY भी। पहले RX निकालो। RX क्या क्या है? एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। RX हो गया, एक में से दूसरे को माइनस कर दो, 10 cos 37 में से इसको माइनस कर दो, 4 भी लग रहा है और एक F cos भी लग रहा है, दोनों लग रहे हैं। इनकी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए भाई, ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 cos 37 बराबर 4 प्लस F cos। ये 0 के बराबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में कही है कि रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। और रिजल्टेंट कब 0 होगा? जब RX भी 0 होगा और RY भी 0 होगा। ओके, RX भी 0 और RY भी 0। ओके, cos 37 ट्राइंगल बना लो, नहीं पता तो 37 3 4 5 cos 37 4/5 4 प्लस F cos थीटा। तो कितना आ गया है? 2 बार 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4। F cos की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब फाई कंपोनेंट देखो, ऊपर और नीचे का फोर्स 10 sin 37 RY निकालो माइनस F sin थीटा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। RY भी 0 होना चाहिए, तो 10 sin 37 बराबर F sin थीटा। ठीक है, F sin 37 कितना हो गया? 3/5 F sin थीटा, ये हो गया 2 बार, ये आ गया 3 दूनी 6, तो F sin थीटा बराबर 6। F cos थीटा आ गया 4, F sin थीटा आ गया 6। कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम तो सॉल्व करो, जो आ गया वो आ गया। अभी क्या चीज आई है यार, दिमाग चलाओ। जेई के बच्चों दिमाग चला सकते हो भाई। क्या दिमाग चलाना है? जब तुमने इसके कंपोनेंट किए तो अगर तुम इसका थीटा कंपोनेंट करते ही F cos इधर F sin थीटा इधर आ रहा था, नहीं आ रहा था। F cos थीटा क्या है? इसका x कंपोनेंट। F sin थीटा क्या है? दूसरा कंपोनेंट, y कंपोनेंट। ये कंपोनेंट ही तो F cos F sin थीटा। तो क्या तुम किसी वेक्टर को ऐसे लिखते हो? F वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिखते हो? किसी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप। एक्स में कितनी वैल्यू है? F cos थीटा, आई कैप प्लस वाई साइन मतलब F sin थीटा जे कैप। इनकी वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आई है? 4i कैप प्लस 6j। चक्कर क्या था इस क्वेश्चन में, थीटा दिया हुआ नहीं है। अब थीटा दिया हुआ नहीं है तो कैसे सॉल्व करें? ये अच्छा तरीका था इसके अंदर, थीटा नहीं है तो जब थीटा नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने F cos थीटा F sin थीटा निकाल लिया, मतलब मैंने F के कंपोनेंट्स निकाल लिए। और क्या चाहिए? F के कंपोनेंट आ गए, मतलब 4i कैप प्लस 6j कैप। कंपोनेंट ही तो होते हैं, और होते हैं क्या है? पिछले लेक्चर में देखा है, 4i कैप प्लस 6j कैप। ये 4 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, तो रिजल्टेंट होगा 4i कैप प्लस 6j कैप। तो मैं मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 16 प्लस 36 कितना आ गया? रूट 52। ये आंसर है। तो इसको रूट 52 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके इनका रिजल्टेंट कितना होगा? 0 होगा, तब जाके रिजल्टेंट 0 होगा। तो ये तरीका था बेचारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थीटा दिया हुआ नहीं था, तो हमने क्या निकाला? F cos थीटा और F sin थीटा। ओके, ये क्वेश्चन और करो, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। पॉज करो और आराम से इसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन को, एक पार्टिकल है 5 kg का, पहले रेस्ट पर है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। ठीक है, एट रेस्ट एट x बराबर 0 t बराबर 0 एक्ट बाई डी टू फोर्स F1 और F2। इस पे देखो दो फोर्स लग रही है, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, लेकिन जा बीच में रही है इधर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F1 ऊपर है, F2 नीचे, जा बीच में रही है, बीच में ही जाएगी, रिजल्टेंट बीच में ही होगा। दी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F2 आर अननोन। ठीक है भैया, हमें नहीं पता, हम कुछ कह रहे हैं क्या तेरे से? नहीं पता तो नहीं पता। दी पार्टिकल एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है भाई, ओके ओके। फाइंड द मिसिंग फोर्स F2, हमें F2 की वैल्यू चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, पहले इनको भूल जाओ, ये फालतू की बात है। F2 देखो जरा, मैं डायग्राम बनाता हूं। ये है यहां पे 70 न्यूटन का फोर्स, 70 जे कैप, यहां पे लग रहा है F2 जिसकी वैल्यू हमको दूर दूर तक नहीं पता, और बीच में ऐसे इन दोनों का रिजल्टेंट जा रहा है 53 डिग्री पे, तो इनका बीच में रिजल्टेंट है F। पहले ध्यान से देखो, बीच में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब पार्टिकल बीच में जा रहा है। और बीच में क्यों जा रहा होगा? क्योंकि फोर्स बीच में होगा, इन दोनों का फोर्स बीच में हो रहा होगा।
तो नेट फोर्स किधर है, बीच में, तो इसलिए रिजल्टेंट किधर आ गया, बीच में आ गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की हेल्प से उसने बताया कि फोर्स भैया इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में है कहीं। ओके, तो ध्यान से एक बार इसको देख लो क्या क्या दिया हुआ है। फोर्स दिया हुआ है 70 जे कैप ऊपर की तरफ, ठीक है। F2 दिया हुआ है लेकिन जिसकी वैल्यू अपन को नहीं पता, और ये इसकी वैल्यू भी अपन को नहीं पता, F की वैल्यू भी नहीं पता अपन को, F की वैल्यू भी नहीं पता। क्या मास दे रखा है, दे रखा है 5 kg। एक्सेलरेशन कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या जानते हो तुम F बराबर m होता है, ये तो जानते हो यार। हाँ मैं मान रहा हूं 11th में भी आए हो भाई, लेकिन ये फॉर्मूला तो पहले से आता है F बराबर m। 9th में पढ़ा हुआ है, 9th, ओह 9th नहीं पढ़ी, 9th क्लास तो लोकल होती है। अरे F बराबर m होता है, ठीक है। F की वैल्यू हमको चाहिए, m कितना है 5 kg, m कितना है 5 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F बराबर कितना आ गया 50। F की वैल्यू कितनी है 50, इस रिजल्टेंट की वैल्यू 50 हमारे पास आ गई। ओके, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, F2 की चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए F2 की। ये वाला एंगल हमको पता नहीं है, ये वाला एंगल हमको नहीं पता, ये सोचो ये वाला एंगल पता नहीं पता, अगर ये वाला एंगल पता होता तो कितना आसान हो जाता। अरे r बराबर अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab क्वेश्चन लगाते आ जाता, क्या दिक्कत थी। ये दे रखा है, रिजल्टेंट दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, तो हम आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन समस्या ये है अपन को ये वाला एंगल दिया हुआ ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं, तो मैं जो आता है तुम वो करो। ध्यान सुनना, ये जो f वेक्टर है ये क्या चीज है, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, यही तो है। f वेक्टर ये रिजल्टेंट है, ये क्या है, दोनों का रिजल्टेंट है f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर का, तो f2 वेक्टर क्या होगा, f माइनस f1 वेक्टर। ऐसे करो अब इसको, अरे ठीठा वो दिया हुआ नहीं है, दोनों के बीच का एंगल अपन को नहीं पता भाई। अगर ये एंगल पता होता तो पूरा एंगल पता चल जाता कि ये 90 डिग्री है प्लस ये, हम अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्वेश्चन से निकाल लेते, लेकिन नहीं दिया हुआ भाई। तो f बराबर f1 प्लस f2 होता है पता है, तो f2 होगा f माइनस f1। अब f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू कितनी है, रिजल्टेंट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है 70 जे कैप, ये लिखा हुआ है f1 की वैल्यू है 70 जे कैप, ये दी हुई है क्वेश्चन में 70 जे कैप। सेम टू सेम f को भी ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे, कंपोनेंट कर लो, 50 cos 53, 50 cos 53, यहां कौन आएगा 50 sin 53। f के कंपोनेंट कर दिए, cos 53, बनाओ ट्राइंगल 4 3 5, तो cos 53 कितना हो गया 3/5, तो कितना हो गया ये 30, तो ये तो आ गया 30 आई कैप, कितना आया 30 आई कैप। ओके, y कंपोनेंट निकालो 50, 4/5, 10, ये आ गया 40, कितना आ रहा है 40 जी कैप। देखो सबसे पहले मैंने f को वेक्टर फॉर्म में लिखा, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें वेक्टर फॉर्म ही सॉल्व कर सकता है इसको, कि भैया f बराबर f1 प्लस f2 है, ठीक है। जैसे पिछले वाले में भी थीटा अपन को नहीं पता थी, सेम टू सेम इसमें भी ये वाला एंगल अपन को नहीं पता, तो f बराबर f1 प्लस f2, तो f2 बराबर हो गया f माइनस f1। f की वैल्यू क्या है, इसके कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप माइनस 70 जे कैप। अब निकाल लो f2 की वैल्यू, आगे देखो कितनी आसान है, 30 आई कैप ऐसा का ऐसा, 40 में से 70 को कर दो माइनस, 40 में से जब 70 को माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस 30 जे कैप, तो 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप। देख लो कितना तो हो गया होगा आराम से, हो गया ना, सिंपल है, 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप। तो देखो f अपन को पता थी, f1 के कंपोनेंट करके, f का अपन को पता थी, f के कंपोनेंट कर लिए, f1 और f2 का रिजल्टेंट ही f है, तो f2 f माइनस f1 होगा। कंपोनेंट इसलिए जरूरी है, देखो कंपोनेंट की ही बातें चल रही है यहाँ पे, इसलिए कंपोनेंट के अंदर का लेक्चर है भैया ये। चलो एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल, हमसे वेलोसिटी पूछिए, वेलोसिटी आती है v बराबर u प्लस at से। अब सर हमको तो ये नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता होती, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, याद हो जाएगी, 9th में आई है ये वाली। क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछी है और एक्सेलरेशन की हेल्प लेनी, तो एक ही तरीका है, एक ही क्वेश्चन है, v बराबर u प्लस at, u जीरो है, u जीरो है, स्टार्टिंग रेस्ट है तो u को तो जीरो है, v बराबर हो गया 80। हम वेक्टर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहिए वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, सीधे सीधे वेलोसिटी पूछता कोई टेंशन नहीं थी,
ए हमको पता है 10, 10 में 10 का मल्टीप्लाई कर देता, आ जाता, कितना सिंपल था, ए इंटू टी 100, अरे आराम से आ रहा था। लेकिन नहीं, एफ देखो उसे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, तो ए को भी वेक्टर फॉर्म में लिखो, ए तो वेक्टर है, टी तो स्केलर है, तो जरा देखना ए जो है ये ए बना लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 53 डिग्री एंगल है, करो कंपोनेंट, tan cos 53, tan sin 53, ठीक है, cos 53 की वैल्यू 10 इंटू 3/5, sin 53 10 इंटू 4/5, तो ये गया 2 6, बी वेक्टर बराबर ये हो गया 6 आई कैप, ठीक है, और ये कितना आ रहा है 8 जे कैप, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप इंटू टी की वैल्यू कितनी है 10, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप इंटू 10, कितना सिंपल है। बी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी, ए को वेक्टर फॉर्म में लिखो, क्वेश्चन में कही है, तो टी तो पता ही है, ठीक है। लास्ट चीज और बची हुई है बस ये, कि अगर मैं कोई फोर्स लगाऊं तीसरा, तो कितना लगाऊं कि रिजल्टेंट जीरो हो जाए। भैया इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो है, इन दोनों रिजल्टेंट सॉरी बीच में आ रहा है, इसने क्या कही है थर्ड फोर्स किधर लगाऊं, तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसके अपोजिट लगा दो, रुक जाएगा। अरे F1 और F2 का रिजल्टेंट जो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन आ रहा है जिस डायरेक्शन में, जिधर F था रिजल्टेंट था, उसके अपोजिट लगा दो, पार्टिकल रुक जाएगा। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, रिजल्टेंट के अपोजिट लगा दो, ये हम पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो कुछ नहीं करना, ये इधर जा रहा है इसके अपोजिट लगा दो। ये कितना फोर्स था F वेक्टर बराबर, तुमने लिखा था 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ये तो वेक्टर तुमने निकाला F इतना लगाया था, इसके अपोजिट लगा दो, अपोजिट लगा दो मतलब माइनस, इधर लगा दो तीसरा लास्ट वाला, तीसरा वेक्टर इधर लगा दो, तो अगर F3 फोर्स इधर आ जाए तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस यही आंसर है, तीसरे का आंसर ये है, -30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। तीन हो गए सिंपल क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप करो, सिंपल ही है, एक एक करके करो, पहले F2 निकाल लो, फिर वेलोसिटी v और u प्लस टी से निकाल लो, और क्या करोगे, ठीक है। अभी ये है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, कुछ तो खुद भी करो, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना, ठीक है। अगर बाई चांस दिक्कत आए तो नेट वेट पे सॉल्यूशन मिल जाते, देख लेना भैया, ठीक है। लेकिन होमवर्क में ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा जानबूझ के, ताकि तुम अपने आप सॉल्व करो, मेहनत करो, ये इसका सॉल्यूशन है, अगर दिक्कत आए तो यहाँ की हेल्प ले सकते हो, ये इसका सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन मिल गया, तो ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।